वेलकम दोस्तों, आपके अपने पर्सनल साइंस टीचर के चैनल में। आज हम जो क्वेश्चन आंसर हमने पहले पंजाबी में किए थे, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पंजाब बोर्ड में आते हैं, वही क्वेश्चन हम आज इंग्लिश में देखेंगे, क्योंकि दोनों पैटर्न में आते हैं, इंग्लिश में भी हैं और पंजाबी में भी हैं। तो आज हम ये क्वेश्चन आंसर जो है इंग्लिश में समझने की कोशिश करेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे उन्हें, कौन कौन से क्वेश्चन है। सेम वाले क्वेश्चन आंसर हम वैसे ही हम 97th क्वेश्चन से इसको शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ जाए। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, किसी के लिए वैसे इम्पॉर्टेंट ही है क्वेश्चन, चाहे वो किसी भी बोर्ड का हो, पर यह है कि पंजाब बोर्ड के लिए कर रहे हैं तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उनके लिए। पर ये अगर हम सीबीएसई या आईसीएसई किसी के लिए भी कहें तो क्वेश्चन जो समझने जरूरी है, उनको समझ में आने ही चाहिए। बट मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो ये हम 100 क्वेश्चन आंसर जो है सॉल्व करने जा रहे हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली अबाउट 60 to 70% जो पेपर्स में इनमें से ही क्वेश्चन आ जाते हैं आपको बोर्ड में। तो अगर हम इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से समझ लें तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा पेपर में बैठना, पेपर में सॉल्व करना क्वेश्चन आंसर। मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपको जितनी इजी लैंग्वेज में समझा सकूं, अंडरस्टैंड करवा सकूं, तो वो मैं करवाने की कोशिश करूंगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे इस चैनल पर आपको हर क्वेश्चन का आंसर जो है मिलेगा। अगर कोई क्वेश्चन आप चाहते हैं कि हाँ इस क्वेश्चन का आंसर मुझे चाहिए, मुझे नहीं समझ में आ रहा, तो वो भी आप मुझे कमेंट में डाल सकते हैं, तो उसका भी आंसर मैं ज़रूर आपको दूंगा। आप मेरी यही कोशिश, इसमें मैंने पंजाबी वाले वीडियो में भी बताया था कि मेरी यही कोशिश रहेगी कि जो भी क्वेश्चन है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आए, कोई प्रॉब्लम ना रहे। वन बाय वन हर एक पॉइंट जो है, हर एक पॉइंट जो इसमें है वो आपको अच्छी तरह से मैं समझाऊं, ताकि आप अगर बैठ के ईजिली अगर वीडियो देख रहे हैं तो आपको अंडरस्टैंड हो जाए, और आप कोई भी वीडियो, ये वीडियो जो कभी भी देख सकते हैं और आप इसको समझ सकते हैं। ये नहीं कि आपको ये क्वेश्चन पढ़ा है, आपको नहीं पता चला है, तो आपको पता है कि हाँ आपको यहाँ पर क्वेश्चन सभी मिल जाएंगे, तो आप उसको ओपन करके वो क्वेश्चन जो है वो वीडियो देख सकते हैं और आपको वो क्वेश्चन जो है समझ में आ जाएगा। मैं प्रॉपरली डिस्क्रिप्शन में उसका क्वेश्चन नंबर भी जरूर डालूंगा। और फिर से बताता हूँ कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी हम डिस्कस कर रहे हैं जो 10th क्लास के साइंस के हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो है सॉल्व करने जा रहे हैं। तो 5 को मार्क्स हम पहले हमें 1 मार्क्स के दिए गए हैं इसमें, फिर उसके बाद 2 मार्क्स के हैं, 3 मार्क्स के हैं और 5 मार्क्स के। एंड में जो है 5 मार्क्स, इसलिए हम एंड में से शुरू कर रहे हैं। तो मैंने जो है सबसे पहले जो 97th क्वेश्चन उठाया है, write down the differences between metals and non-metals on the basis of chemical properties and also the physical properties। हम कोशिश करेंगे कि वैसे हमने ये पहले भी लोअर क्लासेस 8th क्लास में भी पढ़ा हुआ है इसके बारे में। हम कोशिश करेंगे कि हमें डिफरेंस पता चले कि मेटल एंड नॉन मेटल में क्या डिफरेंस है, बोथ ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर भी और रासायनिक केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर भी मेटल और नॉन मेटल में क्या डिफरेंस है वो हम समझने की कोशिश करेंगे, ताकि हमें, क्योंकि ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, जो हमें डिफरेंस बताना होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरह से समझ लेना। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। फर्स्ट पॉइंट, मेटल एंड नॉन मेटल में हम अगर देखते हैं
यहाँ पर इधर सारे हमारे पास जो दिए हुआ है ये है मेटल्स, एंड इधर हमें दिया हुआ है नॉन मेटल्स। उन दोनों के पॉइंट वन बाय वन डिस्कस करेंगे हम। जैसे फर्स्ट पॉइंट जो दिया है, फर्स्ट पॉइंट में क्या कहा है, मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। जो मेटल सभी होते हैं वो क्या बनाते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स। मेटल्स जैसे आयरन, जैसे कि कॉपर, तांबा, सिल्वर, गोल्ड, ये सभी जो है, सोना, ये सभी क्या है, मेटल है। और मेटल की एक प्रॉपर्टी होती है, दे कैन इजीली डोनेट इलेक्ट्रॉन। जो मेटल होते हैं ये इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट कर देते हैं, दे देते हैं, किसी को भी इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, जो मेटल दे सकते हैं। ये इजीली इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। इसी वजह से, क्योंकि ये इजीली इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, इसी वजह से जब ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, हमेशा बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं मैग्नीशियम की, अगर हम रिएक्शन किससे कराते हैं, ऑक्सीजन से, तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब जो ये ऑक्साइड बना है, ये इसका नेचर क्या होगा, बेसिक होगा। इसका नेचर क्या होगा, बेसिक होगा, बेसिक नेचर वाला होगा। बेसिक मींस जो बेस की तरह एक्ट करता है, बेस की तरह एक्ट करता है मींस, अगर हम, जब आपने रिएक्शन जो एक्टिविटी भी स्कूल में की होगी, अगर मैग्नीशियम को जलाते हैं, उसकी जलाने के बाद जो राख बचती है नीचे, उस राख को पानी में डिसॉल्व करके उसमें अगर लिटमस पेपर डालोगे तो उसका रंग जो है वो ब्लू हो जाएगा। इसका हमें पता चलता है, इससे हमें पता चलता है कि मेटल्स जो हैं वो क्या होते हैं, बेसिक ऑक्साइड होते हैं। और बेसिक ऑक्साइड इसीलिए होते हैं क्योंकि मेटल कैन इजीली डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, वो इजीली इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। एंड the element which can easily donate electron react with the oxygen always forms oxides. Metals हमेशा ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, बेसिक ऑक्साइड। उसका नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है। दो तरह के नेचर होते हैं, एसिडिक और बेसिक, मेनली न्यूट्रल भी होता है चलो, बट बेसिक और एसिडिक। बेसिक नेचर है जब भी ऐसे, फॉर एग्जांपल ये मेटल है मैग्नीशियम, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया है, उसके बाद जो ये ऑक्साइड बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, तो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है उसका नेचर कैसा है, बेसिक है। हमने देख लिया है, रिएक्शन करके भी, हम जो एक्टिविटी करके भी देख सकते हैं। उसमें हम लिटमस पेपर डालते तो उसका कलर जो है वो ब्लू आ जाता है। इससे पता चलता है कि उसका नेचर कैसा, बेसिक है। चलो आगे हम बात करते हैं नॉन मेटल की। नॉन मेटल जो है वो जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, वो हमेशा एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं, एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं जब भी नॉन मेटल जो है रिएक्ट करते हैं। नॉन मेटल फॉर एग्जांपल कार्बन हो सकती है, नॉन मेटल हो सकती है, नाइट्रोजन हो सकती है, सल्फर हो सकती है। जो सभी गैसेस होती हैं वो नॉन मेटल ही होती हैं। और जब ये रिएक्ट करती हैं ऑक्सीजन से, अगर इन्होंने रिएक्ट किया है, जैसे ये ऑक्सीजन से रिएक्ट किया है, कार्बन डाइऑक्साइड बनी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का भी नेचर थोड़ा सा एसिडिक होता है। नाइट्रोजन अगर रिएक्ट करती है ऑक्सीजन से तो डिफरेंट नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, वो भी जो बनता है थोड़ा सा वो भी एसिडिक नेचर होता है। कहने का मतलब ये है, जब भी नॉन मेटल जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे देन ऑलवेज रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एसिडिक ऑक्साइड एंड सम टाइम न्यूट्रल ऑक्साइड, बट मोस्ट ऑफ द टाइम दे फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। जब भी नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे दे फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड, ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम, सम टाइम न्यूट्रल ऑक्साइड, ओके। ठीक है, अभी जैसे सल्फर
सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है। ये सभी जो है अभी, अब अगर हम इसमें ये H2CO2 बनाए, अगर हम इसमें H2O मिला दें तो हमारे पास क्या है, कार्बोनिक एसिड बनता है। तो उसका की उस क्या है, वो माइल्ड एसिडिक है। सिंपल बात है, मेटल्स रिएक्ट करेंगे, क्यों, इजिली ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे तो वो क्या बनाएगा, वो बेसिक ऑक्साइड बनाएगा, नॉन मेटल एसिटिक ऑक्साइड बनाएगा। पहला पॉइंट हमें क्लियर हो गया, ठीक है। इजिली इलेक्ट्रॉन दे देते हैं मेटल्स, और नॉन मेटल इजिली इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास सेकंड पॉइंट जो आता है कि मेटल्स, जो मेटल्स हैं वो सेकंड पॉइंट जो आता है, मेटल्स जब भी डिल्यूट एसिड से रिएक्ट करते हैं तो हमेशा वो हाइड्रोजन गैस जो है बनाते हैं। मेटल्स जब भी मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। अब डाइल्यूट एसिड क्या होते हैं, एक तो एसिड सिंपल कंसंट्रेटेड एसिड होते हैं, डाइल्यूट जिसमें पानी मिलाया होता है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी मिलाया होता है, कुछ परसेंट में 10% या 5%, 20% जो है एसिड होता है। तो उसको जिसमें पानी मिलाया होता है ज़्यादा, उसमें उस वाटर मिलाया होता है, वाटर मिक्स किया होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, डाइल्यूट एसिड। जब भी डाइल्यूट एसिड, फॉर एग्जांपल हमने की भी है रिएक्शन अपनी लैब में, जिंक से जब भी हम रिएक्ट करवाते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हमारे पास क्या बनता है, ZnCl2 बनता है, और प्लस बैलेंस भी कर देते हैं, 2 यहाँ पर लगाते हैं, प्लस H2 हाइड्रोजन जो है वो लिबरेट करता है। और ये जो हाइड्रोजन जब भी मेटल एसिड से रिएक्ट करेगा तो हमेशा हाइड्रोजन निकलेगी। हमने लैब में टेस्ट किया है, जिंक के साथ HCl की रिएक्शन किया है, और जब हम उसके पास फ्लेम लेके जाते हैं, आग लेके जाते हैं, तो वो एकदम से जलने लगता है, तो जलता है, वो फ्लेम निकलता है, तो पता चलता है, क्योंकि जो हाइड्रोजन है वो वेरी इन्फ्लामेबल गैस है, बहुत अच्छी इन्फ्लामेबल गैस है, बहुत जल्दी आग पकड़ लेती है। और उसके बाद हम अगर नॉन मेटल की बात करते हैं ना, तो नॉन मेटल जो है वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके, नॉन मेटल जो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते और उसमें से हाइड्रोजन नहीं निकलती, डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, नहीं रिएक्ट करते और उसमें से कोई गैस जो है नहीं निकलती, डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट हमें क्या कहता है, क्या बताता है, मेटल्स रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म आयनिक क्लोराइड। ऑब्वियसली जब भी मेटल जो है वो क्लोरीन से रिएक्ट करते हैं तो आयनिक क्लोराइड बनता है। फिर बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास सोडियम, व्हेन सोडियम रिएक्ट विद क्लोरीन के साथ जब रिएक्शन हुई है, ये मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपको ज़रूरी नहीं है कि ये रिएक्शन सारी लिखनी है उसमें, ताकि आपको ये पॉइंट जो है अच्छी तरह से समझ आ सके। आप सिंपल ये पॉइंट ऐसे जैसे मैंने लिखे हुए हैं वो वैसे भी लिख देंगे तो कोई बात नहीं, सिर्फ आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड, ताकि वो जो पॉइंट दिया गया है वो आपको अंडरस्टैंड हो जाए, इसलिए मैं जो है रिएक्शन लिख के आपको बता रहा हूँ। वैसे आप सिंपल ये पॉइंट भी लिख देंगे तो आपके जो है डिफरेंसेस जो हैं वो ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे पहले मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये रिएक्शंस इसलिए हैं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग इस इन पॉइंट्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग जो अच्छी तरह से हो सके। सोडियम एंड क्लोरीन जब रिएक्ट करते हैं तो रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, सोडियम NaCl बैलेंस करने के लिए टूल लगाते हैं, यानी सोडियम क्लोराइड। आप जानते हैं सोडियम क्लोराइड क्या है, ये नमक है, हम घर में जो यूज़ करते हैं। सोडियम जो है वो इजीली इलेक्ट्रॉन दे देता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो उसके ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज।
और ये आप जानते हैं कि जिसके ऊपर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज दोनों होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। और ये जो बॉन्ड बना है इन दोनों में आयनिक बॉन्ड बना है। और ये कौन सा आयनिक क्लोराइड, इसको इसलिए कहा गया क्योंकि ये आयनिक है, इनके ऊपर चार्ज है, जिनके ऊपर चार्ज होता है उसको आयनिक बोलते हैं। ये आयन है सोडियम का आयन, ये क्लोराइड का आयन। क्यों जो क्लोरीन होते हैं, जो क्लोरीन होता है, क्यों वो आयनिक कंपाउंड बनाता है मेटल्स के साथ, उसका कारण है कि मेटल्स इजीली इलेक्ट्रॉन दे देते हैं और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लेने होते हैं, वो इजीली इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। इसलिए जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसीलिए जो कंपाउंड बना है वो कौन सा कंपाउंड बना है, वो आयनिक कंपाउंड बना है। आई होप यू अंडरस्टैंड। और अगर हम दूसरी नॉन मेटल की बात करें, हम नॉन मेटल की बात करते हैं तो वो जो बनाते हैं, वो जो कंपाउंड बनता है, नॉन मेटल वाला कंपाउंड बनता है, वो कैसा होता है। क्योंकि अब नॉन मेटल की एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, अगर फॉस्फोरस क्लोराइड की एग्जांपल लेता हूँ। अगर मैं कहता हूँ PCl5 बना है मेरे पास, अगर PCl5 है तो फॉस्फोरस भी नॉन मेटल है, क्लोरीन भी नॉन मेटल है। ना तो फॉस्फोरस नॉन मेटल, हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन देते नहीं, उनके लिए इलेक्ट्रॉन देना मुश्किल है। तो ऑब्वियसली ना तो फॉस्फोरस इलेक्ट्रॉन देगा, ना क्लोरीन भी नॉन मेटल है, फॉस्फोरस भी नॉन मेटल है, दोनों इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे। अगर वो इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकते तो पर अपना अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर तो कर सकते हैं, वो शेयर कर लेते हैं, शेयर करके बॉन्ड बनाते हैं। जो शेयर करके बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। इसलिए इनमें जो बॉन्ड बनता है, कोवलेंट बॉन्ड बनता है जब क्लोरीन जो है वो नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है। तो वो कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, वो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। क्योंकि ना तो फॉस्फोरस इलेक्ट्रॉन देना पसंद करता है और ना ही क्लोरीन, क्योंकि दोनों ही नॉन मेटल है, इसलिए वो दोनों शेयर कर लेते हैं। जो बॉन्ड शेयरिंग से बनता वो होता है कोवलेंट बॉन्ड। सो द नॉन मेटल रिएक्ट विद द क्लोरीन टू फॉर्म द कोवलेंट बॉन्ड। इसलिए नॉन मेटल जो जब क्लोरीन से रिएक्ट करते हैं तो हमेशा क्या बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। और मेटल जब रिएक्ट करते हैं क्लोरीन से वो आयनिक क्लोराइड यानी आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। होप जो थर्ड पॉइंट आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। और नेक्स्ट पॉइंट है, मैं फिर से कह रहा हूं कि आपको जो भी बात इसमें नहीं समझ में आती तो वो मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। आपको ये बात नहीं पता चली है आप मुझे बताएं, मैं आपको वही बात फिर से भी समझा सकता हूं अगर कोई पॉइंट रह गया हो अच्छी तरह से समझाने में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, फोर्थ पॉइंट है, मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट। मेटल जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। अब रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, अभी सोचने वाली बात है। अब रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो दूसरे की रिडक्शन करवाता है। रिडक्शन, दूसरे एलिमेंट की रिडक्शन कराता है। देखो किसी की ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, यानी मैं सिंपल, अभी हम बहुत गहराई तक नहीं जाते, डीपली नहीं, इसको सिंपल देखते हैं। जो भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, जो भी एलिमेंट जो है, मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं किसी को, यानी दूसरे की रिडक्शन करवाते हैं। सिंपल, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, किसी को इलेक्ट्रॉन देते हैं तो उसकी क्या हो जाती है, रिडक्शन हो जाती है। जैसे सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया, ऊपर ये देख रहे हैं सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज आया, इसने इलेक्ट्रॉन दिया, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लिया, ये क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लिया, जो इलेक्ट्रॉन लेता उसकी क्या हो जाती है, रिडक्शन। किसने करवाई रिडक्शन, सोडियम ने। इसलिए ये क्या करवाते हैं, ये दूसरे की, जो मेटल होते हैं वे दूसरे एलिमेंट की, यानी कि नॉन मेटल की
रिडक्शन करवाते हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि ये दूसरे की रिडक्शन करवा रहे हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन देते हैं तभी दूसरा इलेक्ट्रॉन लेता है, तभी उसकी जो है रिडक्शन होती है। इसलिए सिंपल, बिल्कुल सिंपल कहें, मेटल्स रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन देते हैं। और दूसरी तरफ नॉन मेटल जो होते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं। नॉन मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, वो दूसरे की ऑक्सीडेशन करवाते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एजेंट की तरह काम करते हैं, क्योंकि वो करवा रहे हैं, काम करवा रहे हैं, दूसरे की ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं। क्यों होती है? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं। जो लेते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, डोनेट करते हैं, किसी को देते हैं, वो रिड्यूसिंग एजेंट। सिंपल, ये भी आप याद रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। ऑब्वियसली मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं, जैसे कोई भी जो इलेक्ट्रॉन, मेटल्स जो हैं वो हम जानते हैं वो इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर देते हैं, किसी को इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, इस पर क्या चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव वही होते हैं जो किसी को इलेक्ट्रॉन दे देते हैं और उन पर क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज। अभी मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव वाले, उनके ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। इसीलिए चार्ज पॉजिटिव आता है क्योंकि वो हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है। और जो नॉन मेटल होते हैं, दे ऑलवेज एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, मेटल जो हैं वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं और क्या बन जाते हैं? उन पर क्या आ जाता है? मेटल और नॉन मेटल्स पर क्या आ जाता है? नेगेटिव चार्ज आ जाता है। दे आर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, मतलब कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन हमेशा अपनी तरफ खींचते हैं। ठीक है, हमेशा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं। दे आर हाईली इलेक्ट्रो नेगेटिव इन नेचर एंड मेटल्स आर हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव, इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और उन पर पॉजिटिव चार्ज आता है। इलेक्ट्रो पॉजिटिव है जो इजीली इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब जो इजीली इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। पॉजिटिव, नेगेटिव मतलब खींचना, तभी नेगेटिव चार्ज आएगा उन पर। ओके, समझ में आया? इलेक्ट्रो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी कि अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचना, एक्सेप्ट करना इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। और उसके बाद आता है मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। ठीक ना, हमेशा मेटल्स जो है हमेशा ऑक्सीजन से, मैं ये ऊपर बता ही चुका हूँ, वो सिंपल ही बात है। नॉन मेटल जो एसिटिक ऑक्साइड बनाते हैं, ये बात मैं आपको पहले से ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, और मेन पॉइंट 5 ही है। अब मेरे ख्याल से आपको अच्छी तरह से, मैं मान सकता हूँ कि आई सपोज कि आपको अच्छी तरह से ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर जो उनमें दोनों में डिफरेंस है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर उन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में क्या डिफरेंस है, वो हम देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल मतलब हम जैसे उन्हें देख सकते हैं, फिजिकली देखते हैं उनको, तो उसके आधार पर क्या फिजिकली उनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल में। वेरी इजीली, ये बहुत इजी है एज कंपेयर टू केमिकल प्रॉपर्टीज। ये इजी है, इसको समझना इजी है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स सेम वे में हमारे पास जो है इधर मेटल्स दिए गए हैं और इधर हमारे पास जो है नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास, मेटल्स आर जनरली डक्टाइल होते हैं। मेटल्स आर जनरली डक्टाइल मीन्स ये मेटल्स में प्रॉपर्टी है कि उनकी जो लंबी लंबी तारें बनाई जा सकती हैं। जैसे कॉपर की तारें बनाते हैं हम,
गोल्ड की बहुत पतली तारें बन सकती हैं, ये मेटल की प्रॉपर्टी है, गोल्ड भी मेटल है, कॉपर भी मेटल है, ठीक है ना। पतली पतली उनकी तारें बना सकते हैं, एल्यूमिनियम की तारें बना सकते हैं, वायर्स बना सकते हैं, पतली पतली वायर्स होती हैं उसकी, वो मेटल की प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है? टू कन्वर्ट इनटू द वायर्स इज दिस प्रॉपर्टी कॉल्ड द डक्टाइल प्रॉपर्टी। डक्टाइल उसको बोलते हैं, मेटल्स आर डक्टाइल, नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल। जो नॉन मेटल है उनको वायर्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, नॉन मेटल्स को इजीली, नॉन मेटल गैसेस को हम जो है वो वायर्स में थोड़ा कन्वर्ट करेंगे ना। उसके बाद मेटल्स आर मैल्येबल, मैल्येबल है वो थिन शीट्स, मेटल्स को हम थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, थिन शीट्स में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। पतली पतली शीट्स, पतली पतली शीट्स हम जानते हैं, जो चादरें होती हैं पतली पतली शीट्स होती हैं, हमें एल्युमिनियम की पतली पतली शीट्स मिल जाती हैं, गोल्ड की बहुत पतली शीट्स हो सकती हैं, ठीक है ना। पतली पतली शीट्स, मेटल की ये प्रॉपर्टी है, उसको पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट किया जाता है। नॉन मेटल को ऑब्वियसली मैल्येबिलिटी, नॉन मेटल्स आर नॉट मैल्येबल, वो मैल्येबिलिटी नहीं होती उनमें, उनको शीट्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। अब थर्ड पॉइंट आता है हमारा, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये हमें पता है कि इसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती, करंट पास हो जाता है मेटल्स में, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो सिल्वर हो, चाहे वो कॉपर हो, दे आर वेरी वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट ऑन द अदर हैंड वी नो दैट द नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी नहीं निकल सकती, मेटल्स में से इलेक्ट्रिसिटी निकल सकती है, नॉन मेटल्स, गैसेस में इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा निकलेगी ना, नॉन मेटल्स में इलेक्ट्रिसिटी नहीं निकल सकती। अब ये वुड है मेरे पास, वो उसकी थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी निकलती है, उसमें नहीं निकलती है। नॉन मेटल्स में, गैसेस में इलेक्ट्रिसिटी नहीं निकलती, करंट नहीं निकलता। मेटल्स आर, फोर्थ पॉइंट, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, हीट का बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, उसमें से हीट बहुत अच्छी पास होती है। जानते हैं हम अलग अलग चीज़ों को, गुड्स को हम गर्म करते हैं, अपना फूड जो बनाते हैं वो सभी जो अटेंसिल्स होते हैं मोस्टली मेटल्स के बने होते हैं या अलॉयज के बने होते हैं, उसमें भी मेटल ही होता है। बिकॉज वी नो दैट द मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, हीट वेरी वेल, दे आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट, बहुत अच्छी हीट जो उनमें से निकलती है, पास होती है। बट ऑन द अदर हैंड ऑब्वियसली नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, में से हीट जो है पास नहीं होती, इसलिए हीट नहीं निकल सकती, बैड कंडक्टर, दे आर बैड, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ओके, फिफ्थ पॉइंट है, मेटल्स आर यूजली हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स को इजिली पिघलाया नहीं जा सकता, मेल्ट नहीं किया जा सकता, बॉयल नहीं किया जा सकता। ऑब्वियसली अगर हम आयरन की एग्जांपल लें तो उसका बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है, उसको अगर हमने पिघलाना हो, उसको अगर हमने मेल्ट करना हो तो हमें बहुत बहुत गर्म करना पड़ता है, उसको बहुत ज़्यादा हीट चाहिए तब जाके वो पिघलता है। कोई भी मेटल हो उसको जो है, सिर्फ मरकरी को वो पहले से ही होता है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट metals have high melting and boiling point. On the other hand, we know that non-metals are generally found in gases or liquid state at room temperature. Non-metals तो हमें पता ही है कि वो जो नॉन मेटल्स हैं वो वैसे भी उनका लो मेल्टिंग पॉइंट, रूम टेम्परेचर से भी कम, बहुत कम जो है उनका मेल्टिंग पॉइंट, वो पहले से ही गैसेज हैं उनको, कि अभी जब रूम टेम्परेचर में हमें हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, बहुत सारी गैसेज जो हमारी हवा में, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, वो पहले से ही क्या है, वो गैसेज फॉर्म नहीं है, ठीक है ना। तो यानी कि उनका जो है वो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट तो ये उनको लिक्विड या गैस में कन्वर्ट करना, ठीक है ना। तो वे पहले रूम टेम्परेचर में ही हमें जो नॉन मेटल्स हैं वो जानते हैं, हम गैसेज को ही नॉन मेटल कहते हैं, तो वो हमें पहले से ही जो है वो रूम टेम्परेचर में ही जो है
गैसियस फॉर्म में मिलती हैं, तो ऑब्वियसली उनका जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो नॉन मेटल का होता है वो बहुत कम होता है, वेरी लो, हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आई होप आपको ये अच्छी तरह से जो है ये क्वेश्चन जो पहला मैंने समझाया है 96 क्वेश्चन 97 क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से जो समझ में आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे ज़रूर पूछना है, एनी डाउट, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब आप ज़रूर कर दें ताकि आपको जो है लगातार वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहें। बेल आइकन भी दबा देना ताकि आप सारे, मैं कोशिश करूँगा कि सारे के सारे अभी क्वेश्चन जो है सॉल्व करूँ और आपको जो है वो क्वेश्चन जो है समझने को मिलते रहें। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी यही प्रायोरिटी रहेगी कि ईजिली समझ में आए सारे के सारे क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन और भी हो आपको जो नहीं समझ में आ रहा तो वो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर इसमें भी कोई पॉइंट जो आपको नहीं पता चला वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि ये पॉइंट हमें अच्छी तरह से नहीं पता चला, तो वो पॉइंट भी मैं फिर से आपको एक वीडियो बना के समझा दूंगा। थैंक्स अ लॉट।